हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज की क्लास में हम हरियाणा CHO, झारखंड CHO और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं आपके CHO NHM स्टाफ नर्स के लिए, GMC के लिए, तो सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पर जो MCQs लेकर आए हैं। तो अभी रिसेंट में जो MP CHO का पेपर हुआ था, तो जो भी लोग हरियाणा का पेपर देने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ MP CHO का जो पेपर हुआ है वो पेपर एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। पेपर इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन वही क्वेश्चन घुमाकर पूछे गए थे जिससे लोग कंफ्यूज हो गए कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। आप चाहें तो दोनों आंसर की मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, या फिर आप जो PDF फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल नर्सेस हब की, तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। झारखंड वाले भी पेपर्स को देख सकते हैं। झारखंड में तो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट के 150 MCQs आने वाले हैं। आप यदि CHO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 5 मई आई थिंक 4 मई और 5 मई लास्ट डेट है झारखंड CHO के लिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग झारखंड, हरियाणा या फिर अदर स्टेट के लिए CHO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जितनी भी क्लासेस प्रीवियसली अपलोड की गई हैं उन क्लासेस को देखें, साथ ही साथ अब जो अपकमिंग चलेंगी उनको भी देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहे। तो अब जो लोग हरियाणा के लिए पेपर देने वाले हैं, हरियाणा CHO का पेपर अभी 24 अप्रैल को होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आज ऑलरेडी 21 अप्रैल हो चुका है, तो आपके लिए ओनली 2 क्लास करवाई जाएंगी स्पेसिफिक हरियाणा और झारखंड वालों के लिए। बट झारखंड वालों के लिए अपकमिंग टाइम में क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन हरियाणा का पेपर है आपका, उसमें आपको आपके हरियाणा का GK, जो वहाँ का सेंसस है, सेक्स रेशियो है, IMR है, MMR है, ये चीज़ें आपको एक सेपरेट क्लास में 30 मिनट में पूरी एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और क्या आपको आ सकता है। तो हरियाणा वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, और आप जो भी लोग अदर स्टेट के लिए पेपर देने वाले हो, स्पेशली CHO का, तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जो CCH के क्वेश्चन, CCH जो सर्टिफिकेट वाले क्वेश्चन ऐड किए गए थे, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के लाए गए थे, लेकिन क्वेश्चन वही हैं। यदि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उनके इवन 70+ तक स्कोर जा रहे हैं। जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी की है तो 70 से भी ज़्यादा आपका स्कोर जा रहा है। और जिनको लगता है पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, तो वो लोग भी आंसर कीज़ को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आज की क्लास में 90+ MCQs रहेंगे, 90 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके, विथ रेशनल्स के रहेंगे सब क्वेश्चन। कोशिश की जाएगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो स्टार्टिंग के 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70+ क्वेश्चन है जो रहेंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से। रिमेनिंग 10 और 15 क्वेश्चन आपके GK GS से रिलेट करते हुए रखे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशन इन विच देयर इज फ्लूइड शिफ्ट टू द इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड। तो एक मैनिफेस्टेशन है इन्फ्लामेशन का, तो जिसमें क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वो कौन सा मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डॉलर, कॉलर, स्वेलिंग या फिर रूबर। तो इन्फ्लामेशन का यहाँ पर जो कार्डिनल साइन होते हैं, कार्डिनल साइन ही जिसको हम कहेंगे, तो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन में से एक साइन ऐसा है जिसमें फ्लूइड शिफ्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस से, तो वो कौन सा है। तो डॉलर के लिए क्या कहते हैं, पेन, लेकिन पेन में फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। रेडनेस जिसके लिए हम कहते हैं रूबर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडनेस में फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है। कॉलर में भी हीट रहेगा, गर्माहट रहेगी, जहाँ पर आपको इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, हीट होगा। बट स्वेलिंग किस में होगी, जब फ्लूइड शिफ्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्वेलिंग। अब जो कार्डिनल साइन होते हैं, 4 कार्डिनल साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। रेडनेस जिसका जो लैटिन टर्म क्या है, रूबर, हीट का मतलब होता है कॉलर, स्वेलिंग का मतलब होता है ट्यूमर, और पेन का मतलब होता है डॉलर। तो जो यहाँ पर अलग अलग जो चारों साइन है, इनका मीनिंग और लैटिन मीनिंग क्या है वो आपको याद रखना है। हो सकता है आपको यहाँ पर स्वेलिंग की जगह ट्यूमर लिख देते, TUMOR, तो आप हो सकता है मार्क करने में कंफ्यूज होते। बट यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ईजी वे में समझाया है कि जब फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, स्वेलिंग। और ये भी कहा है कि मैनिफेस्टेशन है इन्फ्लामेशन का। नेक्स्ट वन इज
बैरल चेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन, तो ये क्वेश्चन गुजरात में, एमपी में, यूपी पीएससी में, जो अब अभी रिसेंट में अप्रैल मंथ में ही ये 3 जगह पेपर हुए हैं, इन तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आया है। बैरल चेस्ट किसका सिम्टम है? न्यूमोथोरिक्स, ब्रोंकियोक्टेसिस, एम्पाइमा या फिर एम्फाइसीमा। तो बैरल चेस्ट किसका सिम्टम है? क्वेश्चन मैंने आपको एटलीस्ट 100 टाइम तक पढ़ाया होगा। तो बैरल चेस्ट किसका सिम्टम है? एम्फाइसीमा का। किसका है? एम्फाइसीमा का। इसकी इमेज भी मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। हो सकता है इमेज रहेगा, इस तरीके से रहेगा। जब आप ऑक्सीनेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो यहाँ पर, बट जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सेल करेंगे, तो जो नॉर्मली प्रोसेस होती है, जो यहाँ पर फर्स्ट इमेज है, तो यहाँ पर नॉर्मल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लंग्स, बट चेस्ट नॉर्मल देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर जो बैरल चेस्ट है ये किस में देखने को मिलती है? देखने को मिलती है एम्फाइसीमा के पेशेंट में। किसमें देखने को मिलती है? एम्फाइसीमा के पेशेंट में। जब लंग्स क्या हो जाते हैं? हाइपर इन्फ्लेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरफिल्ड हो जाएंगे एयर से, जैसे कि बलून बोलते हैं, उस टाइप से इसको हम क्या कहते हैं? बैरल चेस्ट। तो यहाँ पर यही है बैरल चेस्ट का मतलब। यहाँ पर क्या है कि जब लंग्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भरेगी तो फूलेंगे, इन्फ्लेट होंगे। तो हाइपर इन्फ्लेटेशन के लिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया है, वो क्या है? बैरल चेस्ट। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज। तो इंस्पायर्ड एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? 21%, 16%, 52% या फिर 78%। तो यहाँ पर इंस्पायर्ड एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? तो इंस्पायर्ड एयर में जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? तो वो है यहाँ पर 21%। एटमॉस्फेरिक गैस भी हम जिसको कह सकते हैं, इंस्पायर्ड एयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर साफ कहा है ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर कितनी है? 21%। तो आपको याद रखना है। या फिर एटमॉस्फेरिक गैस ऑक्सीजन की वैल्यू पूछें तो कितनी है टोटल? 21%। 79% पूरे इंस्पायर्ड एयर में क्या है? नाइट्रोजन है। एक्सपायर्ड एयर में नाइट्रोजन है। बट यदि यहाँ पर आपको 2 चीज़ें क्लियर रखनी है, ऑक्सीजन यदि इंस्पायर्ड एयर पूछते हैं तो 21 बताना है, और यदि यही एक्सपायर्ड एयर पूछें, याद रखना है ऑक्सीजन का यदि इंस्पायर्ड पूछते हैं तो 21, एक्सपायर्ड एयर पूछते हैं तो 16। बाकी जो अदर गैसेस हैं वो कितनी है? 0.1% के आसपास हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ पर्सन हैविंग नॉर्मल ईसीजी रिपोर्ट फाइंडिंग द साइनस रिदम स्टार्ट्स इन द। तो यदि पर्सन की ईसीजी रिपोर्ट क्या है? नॉर्मल है, तो जो साइनस रिदम है हार्ट में कहाँ से स्टार्ट होंगी? ऑप्शन में एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर्स या फिर आउटिक वाल्व। तो इस ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है, साइनस रिदम पूछा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट होता है? एसए नोड से। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन द थर्स्ट सेंटर इज लोकेटेड इन द। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में थर्स्ट सेंटर की जगह है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर पूछ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर की जगह पल्स रेट कहाँ से रेगुलेट होगी वो पूछ सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन पूछ सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने थर्स्ट सेंटर बस क्वेश्चन बताया है। तो थर्स्ट सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, पोन्स, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर जो थर्स्ट का कंट्रोल करने का जो काम करेगा, कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? थर्स्ट को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करेगा। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? रेस्पिरेटरी कंट्रोल का सेंटर है। तो याद रखना है, यदि थर्स्ट सेंटर पूछें या फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने का सेंटर पूछे तो हाइपोथैलेमस, और यदि आपको रेस्पिरेटरी सेंटर पूछे तो कहाँ पर है वो? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट 2। जो पैराथायरॉइड हार्मोन होते हैं क्या काम करते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन गट, डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब, या फिर इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, लास्ट है इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन का मेन काम क्या है? यहाँ पर पैराथायरॉइड हार्मोन का जो यहाँ पर मेन काम है वो है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को क्या करना? इंक्रीज करके रखना। क्या होगा?
जनरली ये कैल्शियम को, जो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम को बोन्स में और बोन्स से ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे, रिलीज करते हैं। बोन्स के थ्रू कहाँ आएगा, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये पूरा कंट्रोल का काम कौन करते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन। तो यहाँ पर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम भी यही करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट वन इज एंजाइम हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय। तो हिस्टामिन और जो यहाँ पर हेपेरिन है, इनको कौन सीक्रेट करता है, ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल या फिर फैट सेल्स और आरबीसी। तो मास्ट सेल क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि हिस्टामिन, हेपेरिन, साइटोकाइनिन्स और ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती हैं। याद रखना है आपको, हेपेरिन हिस्टामिन के अलावा यहाँ पर एक केमिकल्स नाम दिए हैं, हेपेरिन हिस्टामिन के अलावा साइटोकाइंस को भी रिलीज करती हैं। एग्जाम में आपको आ सकता है, साइटोकाइन, हेपेरिन, हिस्टामिन का सीक्रेशन कौन करता है, मास्ट सेल। और ये क्या करती हैं, जो कि कुछ कैटेगरी के बैक्टीरिया, पैरासाइट्स यदि एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, तो उनके अगेंस्ट से अपना काम करेंगी। तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन, मास्ट सेल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज नोन एज। तो कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर होता है और हमारी बॉडी पहले साइन सिम्टम लक्षण शो करेगी, तो क्या कहलाएगा, लेटेंट पीरियड, सेंसिटिविटी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंटरवल कहलाएगा, एक्सपोजर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर होगा, जो साइन सिम्टम्स शो होंगे, वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो ये प्रोग्राम आपके तीनों एग्जाम में आया है, जो अभी हुए हैं 17 तारीख को, MP, गुजरात एंड UP में, ये तीनों पेपर्स में आया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट वन इज बक्स एक्सटेंशन बिलोंग्स टू अ मेथड ऑफ ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ वेट है जो पुल करने के लिए है, जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको इमेज के थ्रू, एक्सटेंशन है ये किससे बिलोंग्स करता है, ट्रैक्शन की किस मेथड से, तो स्किन के लिए क्या है, टेम्पररी टाइप ऑफ लाइट वेट ट्रैक्शन। लाइट वेट ट्रैक्शन है जो अप्लाइड किया जाएगा डिस्टल एंड ऑफ द लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स के यहाँ पर है जो क्या किया जाएगा, बहुत ही कम वेट है जो यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये क्या किया जाएगा, मसल स्पाज्म को कम करने के लिए, जनरली किनके लिए, मसल स्पाज्म के लिए। तो जनरली बक्स एक्सटेंशन कहाँ पर यूज होता है, ये देखिए ओनली स्किन पर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे ज़्यादा अंधेपन का मेन रीजन क्या है, ऑप्शन में कैटरेक्ट, ट्रॉकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो भारत में अंधे होने का मेन रीजन है कैटरेक्ट। क्या है, कैटरेक्ट और मोतियाबिंद। नेक्स्ट है यहाँ पर मेनोपॉजल वुमेन आर एट रिस्क ऑफ। तो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, उनमें किसके होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, हाई HDL के, प्रेगनेंसी के, ऑस्टियोपोरोसिस के या फिर हाइपोटेंशन के। तो जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जैसे ही उनके जो पीरियड्स से आना स्टॉप होते हैं, परमानेंट सेजेशन होगा, मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होगा, मेंसेस साइकिल, तो उनमें एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होने लगता है, लो होने लगता है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बोन डेंसिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, देन फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेनोपॉजल वुमेन के लिए किसका रिस्क सबसे ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा जाएगा, मुदलियार, श्रीवास्तव, मुखर्जी या फिर भोर कमेटी। तो भोर कमेटी के लिए क्या कहा जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या कहा जाएगा, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। भोर कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो भोर कमेटी की स्थापना आपके लिए जनरली एग्जाम में आता है। तो भोर कमेटी कब लाई गई थी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और 1943 में लाई गई थी। सर जोसेफ भोर इसके चेयरपर्सन थे। यदि आपको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी आता है तो उसकी हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के लिए क्या कहा गया है, तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, ये दोनों कमेटी अलग अलग हैं। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट भोर कमेटी, हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी कहते हैं तो कौन सी कमेटी, मुदलियार कमेटी, जो कि 1962 में
लाई गई थी। नेक्स्ट वन इज एन आंगनवाड़ी वर्कर इज ट्रेंड फॉर, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं उनकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, जैसे B.SC नर्सिंग वालों का होता है 4 साल, GNM वालों का होता है 3.5 साल, ANM वालों का होता है 1.5 ईयर, 1.5 साल, 18 महीने का। तो ऐसे ही जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उनकी ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 6 महीने की। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उनकी ट्रेनिंग होती है 4 मंथ तक के लिए। नेक्स्ट वन इज कैटाप्लेक्सी सिम्टम ऑफ, तो कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है, ऑप्शन में है यहाँ पर नार्कोलेप्सी, रेम स्लीप, OSAS, प्राइमरी हाइपरसोम्निया। तो जो कैटाप्लेक्सी है, कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है, एक सडन टाइप की, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपकी मसल वीकनेस है, जिसमें पर्सन यदि सो के उठेगा तो अचानक से उसको अपनी बॉडी में क्या लगेगा, जैसे आप भी कभी कभी सो के उठते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, मतलब कि हिम्मत ही नहीं है आपकी। तो उसी के लिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, कैटाप्लेक्सी। और ये जनरली किस में देखने को मिलेगी, नार्कोलेप्सी के पेशेंट में। किसका सिम्टम होगा, नार्कोलेप्सी का, मतलब कि एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस, जिनको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है, यदि आप जिनकी भी हैबिट हो दिन में सोने की, दोपहर में सोने की, उनको यदि सोने ना मिले उस टाइम पर, उनकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी, जो आप दिन में सोते हैं उसको हम कहेंगे नार्कोलेप्सी। लेकिन जब आपके लिए जो डे टाइम स्लीप है, नार्कोलेप्सी है, आपको उस टाइम पर आपको सोने ना दिया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो जो आपकी बॉडी के जो सिम्टम रहेंगे उसके लिए क्या कहेंगे हम, कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो HIV ट्रांसमिशन यदि हमें मदर से बच्चे में रोकना है, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, लेमिविडिन, स्टेबिडिन, निविरापाइन या फिर एवाकिविर। तो यदि मदर ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है बच्चे को डिलीवर होने के बाद, तब हम क्या देते हैं, जिडोविडिन। बट यदि मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन रोकना है हमें, तब हम क्या देंगे, निविरापाइन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, निविरापाइन। नेक्स्ट वन इज हाइडेटिफॉर्म मोल इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो हाइडेटिफॉर्म मोल है जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो जो हाइडेटिफॉर्म मोल है किसको अफेक्ट करेगा, बिलाई को, एमनियन को, कोरियन को या फिर ब्लास्टोमियर को। तो हाइडेटिफॉर्म मोल के लिए मोलार प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और किस पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कोरियन को। किसको, और जो मोलार प्रेगनेंसी हाइडेटिफॉर्म क्या है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, जो कि एक नॉन वायबल प्रेगनेंसी भी हो सकता है और कोरियन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज अ वुमेन हैड जस्ट गिवन बर्थ एट 42 वीक्स जेस्टेशन व्हेन असेसिंग द न्यूनेट विच फिजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि एक लेडी ने 42 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में, दैट मीन्स वो क्या हो गई, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गई। तो उसने जब अपने बेबी को है जो जन्म दिया, तो उसका जो बेबी है यहाँ पर उसमें सभी साइन है, जो कौन सा साइन है जो देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में लेनिगो कवरिंग द बेबी, स्लीप लेथार्जिक बेबी, डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस या फिर वर्निक सिजोसा कवरिंग द बेबी। तो फर्स्ट थिंग 42 वीक्स का बेबी है तो लेनिगो नहीं होगा। लेनिगो का मतलब जो बेबी की बॉडी पर फाइन टिनी हेयर्स होते हैं पूरी बॉडी पर, तो वो क्या हो जाएंगे, एमनियोटिक फ्लूइड में ही झड़ जाएंगे, तो वो देखने को नहीं मिलते। जो बेबी आफ्टर 38 और 39 वीक के बाद डिलीवर होते हैं, फुल टर्म बेबी होते हैं, उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। बट यहाँ पर तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, 42 वीक के जेस्टेशन के बाद हुआ है। बेबी ना तो स्लीप रहेगा ना लेथार्जिक होगा, वर्निक सिजोसा बहुत ही कम होगा बॉडी पर। बट यहाँ पर डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस देखने को जरूर मिलेगा। जो एपिडर्मिस लेयर है, स्किन की पीलिंग वहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट वन इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या फिर राइबोसोम्स। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज द क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा, यदि बच्चे की आर्म क्या है ऊपर की तरफ में, तो हम उनको नीचे लाने के लिए जो मैन्यूवर यूज करेंगे उसके लिए हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में है रेटगन मैन्यूवर, लॉपसेट, क्रेट्स या फिर पेनार्ट्स मैन्यूवर।
तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है जब बेबी के बटोक्स और फीट दोनों क्या रहें, फर्स्ट जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है जहाँ पर बेबी के क्या रहे, हेड रहता है जनरली सिफेलिक्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, बट ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो फीट हैं वो बटोक्स हैं दोनों क्या रहेंगे, सबसे पहले बाहर आने के लिए रेडी रहेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस में, तो इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे। और हमें यहाँ पर कहा गया है कि आर्म्स के लिए क्या करना है, डाउन साइड लाना है, तो मैन्यूवर यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाएगा, लॉपसेट मैन्यूवर। लेकिन ये मैन्यूवर जब स्टार्ट किया जाता है जब इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का विजिबल हो, जब थोड़ा बहुत विजिबल हो तभी हम इस मैन्यूवर को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें अम्बलाइकस क्या होगी, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट होगी, वो क्या कहलाएगी, सक्सिनेट्रा, बैटलडोर, मार्जिनल या फिर वेलामेंटस इंसर्शन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपको कई बार पढ़ाया गया है। तो अम्बलाइकस जो अम्बलाइकल कॉर्ड है प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट होती है, तब हम इसको क्या कहते हैं, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। क्या कहलाता है, वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, इसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे हम, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, पिकाचे साइन या फिर गॉडेल साइन। तो ये साइन आप सभी ने पूरे पढ़े हुए हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मार्क करना है कि आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हैगर साइन और गॉडेल साइन। क्या होगा, हैगर साइन और गॉडेल साइन। और यहाँ पर चैडविक साइन का मतलब होता है जब वेजाइना में एक्सेसिव ब्लड फ्लो के जो वेस्कुलराइजेशन उसके कारण क्या होगा, पर्पलिश रेड टाइप की वेजाइना होगी, सर्विक्स होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, चैडविक साइन। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी के अलग अलग साइन हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि एग्जाम में आपके आते हैं। तो गॉडेल्स और हैगर साइन दोनों क्या हैं, सेम साइन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है जब वाटर बैग रप्चर होगा, तो क्लियर, ग्रीनिश, ब्राउनिश या फिर गोल्डन। तो नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं हम। तो नॉर्मल कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर कलर का रहेगा। अब यहाँ पर एबनॉर्मल, तो यदि यहाँ पर आपको नॉर्मली पूछा है कि नॉर्मल कलर कैसा होगा, तब नॉर्मल होता है क्लियर कलर। यदि आपको कहते ग्रीन कलर का है तो क्या होगा, मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड में, तब कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन कलर का कहते तो RH इनकम्पेटेबिलिटी, जो कि यहाँ पर कहा गया है। ब्राउनिश कलर का कहते तो इंट्रा यूट्राइन डेथ, दैट मीन्स स्टिल बर्थ, बेबी क्या है, यूट्रस में ही डेथ हो चुका है। ग्रीनिश येलो कहते तो पोस्ट मैच्योर बेबी है। डार्क रेड कहते तो हेमरेज और ब्लीडिंग हुई है। तो यहाँ पर आपको एबनॉर्मलिटी और नॉर्मल तो क्लियर रहेगा, कुछ भी आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको उन चीज़ों के लिए याद रखना है। यदि आपको इनकेस एग्ज़ाम में क्या रहता है कि आपको बेसिक फीचर्स की बात करें हम एमनियोटिक फ्लूइड की, तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होगा। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है इसकी कितनी होती है, 1.010 होगा। हाइपोटोनिक होगा, मैटरनल सीरम एट द टाइम ऑफ टर्म। ऑस्मोलारिटी की बात करें तो 250 रहेगी। तो यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी एमनियोटिक फ्लूइड की यहाँ पर टाइप नहीं किए गए, बट फिर भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो पूरी चीज़ों को सुनते रहिए, जिससे आपको अंडरस्टेबल रहे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन और वायबिलिटी फॉर oocyte। oocyte के लिए लाइफ स्पेन कितना है, लेस देन 12 आवर, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर या फिर 48 से 72 घंटे। तो कितना है टोटल लाइफ स्पेन वायबिलिटी, तो कितनी है oocyte की, 12 से 24 घंटे, 12 to 24 आवर। नेक्स्ट वन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा था कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो जो रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन की प्रोसेस के लिए हार्मोन, वो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंसी क्वांटेंट, IQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला।
अब हम IQ कैलकुलेट कर रहे हैं तो नॉर्मली है जो IQ लेवल और मेंटल रिटार्डेशन में IQ रेंज क्या जाती है, जनरली IQ की रेंज दे दी जाएगी, आपको टाइप पूछा जाएगा कि कौन सी रिटार्डेशन है। तो वो चीज़ आप एक बार है जो प्रीवियस क्लास में भी रिसेंट में फरवरी से जो अप्रैल तक क्लासें चली हैं वो रिवाइज कर लेना, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो IQ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। हो सकता है आपको एग्जाम में मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज दे दें और आपको IQ निकालने के लिए पूछें। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल टू ईच अदर अराउंड द एज ऑफ। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल किस एज में हो जाते हैं, 3 to 6 मंथ में, 6 to 9 मंथ में, 9 to 12 मंथ में या फिर 12 से 15 महीने में। तो जो हेड और चेस्ट दोनों का सर्कमफेरेंस मेजरमेंट इक्वल कब हो जाता है, तो ये होता है जनरली 9 से 12 महीने की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रो। तो यूरिन बाइल को हम कैसे टेस्ट करेंगे, हे टेस्ट से, बेनेडिक्ट टेस्ट से, सीफ्लिंग्स टेस्ट से या फिर कोल्ड टेस्ट से। तो यूरिन बाइल को कैसे टेस्ट किया जाता है, हे टेस्ट से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए, हे टेस्ट। नेक्स्ट वन इज जितने भी टेस्ट के नाम है एग्जाम में आपको आते हैं, बेनेडिक्ट भी पूछ सकते हैं, हे टेस्ट भी पूछ सकते हैं, या तो किसके लिए होते हैं या फिर क्यों होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन्फेक्शन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नोन एज। तो जो इन्फेक्शन आपको ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर किसी क्लिनिकल प्रोसीजर के थ्रू होगा उसको हम क्या कहेंगे, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल, कंकरेंट इन्फेक्शन या फिर फॉमिट इन्फेक्शन। तो जो इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल के कोई प्रोसीजर और मॉडलिटी ट्रीटमेंट के कारण हुआ है, डॉक्टर्स के थ्रू मिला है, उसको हम क्या कहेंगे, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन। और जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से हुआ है उसको हम कहेंगे नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डोपामाइन, गाबा, सीरोटोनिन या फिर ट्रोपोनिन। तो जो सभी ट्रांसमीटर हैं बट यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर डैमेज टू द फॉलोइंग लीड्स टू ग्लिन-वेयर सिंड्रोम। किसके डैमेज होने से ग्लिन-वेयर सिंड्रोम होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर ब्रेन पैरेन्काइमा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो GBS और ग्लिन-वेयर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम अटैक करता है नर्व पर। तो ये कब होगा, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पर PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ग्लिन-वेयर सिंड्रोम क्या होगा, बहुत ही एक तो रेयर सिचुएशन है, लेकिन इसके यदि आपको बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया अफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका ब्रेन ही होगा। लेकिन इसके सिम्टम क्या रहेंगे, वीकनेस होगी मसल्स में, नर्व्स में, पैरालिसिस होने के चांसेस कम होते हैं, बट हो सकता है। मेनली यहाँ पर यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज होने के कारण ग्लिन-वेयर सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लेन ऑफ पेन ऑफ द एल्डरली पेशेंट इज टू बी केयरफुली असिस्ट बिकॉज ओल्डर पीपल। तो यदि कोई ओल्डर पीपल 60 साल से ज़्यादा ओल्डर, कुछ ओल्डर एल्डरली पेशेंट को कुछ भी एज हो सकती है मोर देन 60 के बाद, तो यहाँ पर कंप्लेन करता है पेन के लिए, तो आप उसका है जो असेसमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, हैव इंक्रीज टैक्टाइल परसेप्शन, हैव ऑफन एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन, हैव डिक्रीज पेन थ्रेशोल्ड या फिर हैव रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन। तो जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनका हमें क्या करना है, केयरफुली असेसमेंट करना है, क्योंकि उनका सेंसरी परसेप्शन क्या हो जाता है, एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसीलिए हमें इस टाइप के पेशेंट में क्या करना है, केयरफुल तरीके से उनको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज द इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग एन एडल्ट पेशेंट हु वॉज ब्रॉट इन फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। तो यहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, कौन सा सिम्टम बताएगा कि पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेशन हुआ है या प्रॉब्लम हुई है। ऑप्शन में इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड अटेंशन, डिक्रीज फिजियोलॉजिक फंक्शनिंग, इंक्रीज सलाइवेशन,
रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट बताएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है। ऑप्शन में है यहाँ पर बता दिए गए हैं, तो आप इनमें से एक को मार्क कीजिए कि कौन सा आपका आंसर है जो सही होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन शो करेगा कि एसएनएस अफेक्ट हुआ है, तो वो होगा रैपिड पल्स एंड इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों हैं जो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इनको कम करता है, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बढ़ जाएंगी यदि अफेक्ट होगा तो। नेक्स्ट है यहाँ पर एन असेसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मैनिटोल इज। तो कौन सा स्पेसिफिक असेसमेंट होगा जब आप आईवी मैनिटोल एडमिनिस्टर करेंगे तब। वाइटल साइन 4 आवर, वेटिंग डेली, आवरली यूरिन आउटपुट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर क्या है जो आप असिस करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या चीज़ है जो असिस करेंगे मैनिटोल देने के बाद, तो आप करेंगे यूरिन आउटपुट। क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को है जो आप चेक करेंगे। तो जो मैनिटोल जनरली किडनी फेलियर के पेशेंट को दी जाती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तब भी दी जाती है। तो आईवी मैनिटोल देने के बाद हम क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को एवरी आवर में चेक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो समझने की जो क्षमता है, जो वर्ड बोले गए हैं उनको समझने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, एग्नोसिया, एप्रैक्सिया, अफासिया या फिर इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, जो टर्म यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा, अफासिया। अफासिया का मतलब होगा इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। अब एग्नोसिया का मतलब होगा लॉस ऑफ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और प्यूपिल। फर्स्ट ऑप्शन आपको एग्जाम में आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड आ सकता है। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। अफेसिया का मतलब होगा इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड। एग्नोसिया का मतलब होगा कि पेशेंट किसी को पहचान ही नहीं पाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी पर्सन को। और यहाँ पर जो एप्रैक्सिया है इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी विथ स्किल्ड मूवमेंट। आपको अपने मूवमेंट में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो यदि ऑप्टिक नर्व में क्या है, एडिमा है, तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर एंजियोन्यूरेटिक एडिमा, पेप्लिडेमा या फिर ग्लूकोमा, और लास्ट में है यहाँ पर लिम्फेडीमा। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व में यदि एडिमा देखने को मिलता है, ऑप्टिक नर्व किसके लिए हेल्पफुल होती है, विजन के लिए। तो यदि इसमें एडिमा होता है तब इसके लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा, पेप्लिडेमा। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कंडीशन इज अकम्पनीड बाय डिस्टेंट मफल्ड हार्ट साउंड एंड प्रोमिनेंट नेक वेसल्स। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मफल्ड हार्ट साउंड, प्रोमिनेंट नेक वेसल्स। प्रोमिनेंट नेक वेसल्स का मतलब है कि नेक वेसल क्या होंगी, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेंगी। हार्ट साउंड में मफलिंग देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, गोल्डन साइन है, किस डिसीज के हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के, कार्डियक टेम्पोनेट के, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के या फिर डिसेक्टिंग आउटिक एन्यूरिज्म के। तो ये जो मफलिंग हार्ट साउंड है किसका, कॉमन और गोल्डन साइन है। तो ये है किसका साइन है, कार्डियक टेम्पोनेट का। किसका साइन है, कार्डियक टेम्पोनेट का है जो साइन है, जिसमें क्या होगा, फ्लूइड पूरे हार्ट के चारों, जो सैक है हार्ट को कवर करने का सैक है, वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होगा। उसके कारण क्या होगा, मफल साउंड होगा, प्रोमिनेंट नेक वेसल्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 1 से 2 लीटर पर मिनट, 3 से 4 लीटर पर मिनट या फिर 5 से 6 लीटर पर मिनट और 7 से 8 लीटर पर मिनट। तो जो कार्डियक आउटपुट होती है, जिसको हम हार्ट आउटपुट भी कह सकते हैं, सिंबल यदि पूछें तो क्यू होता है इसके लिए सिंबल, आपको याद रखना है। तो यदि यहाँ पर कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट का आपको फॉर्मूला आता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। याद रखें, कार्डियक आउटपुट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट। हर एक वेंट्रिकल से ब्लड 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, वो क्या है, कार्डियक आउटपुट। फॉर्मूला पूछते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरसेज। तो हेपेटाइटिस ई वायरस कैसे ट्रांसमिट होगा, सेक्सुअल मोड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंजेक्शन से या फिर फीको ओरल रूट से।
तो ये जो हेपेटाइटिस से और हेपेटाइटिस सी ये दोनों वायरस हैं, सेम रूट से होते हैं ट्रांसमिशन, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो क्या फीको ओरल रूट, फीकल ओरल रूट। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड एट, जो प्लेटलेट्स हैं इनको जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, तो कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? 20 से 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 डेज, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, या फिर 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 डेज। तो जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो यहाँ पर कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं? 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के लिए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम। न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का कितना आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए? लेबर रूम का टेम्परेचर भी एग्जाम में आता है आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न का जो रिससिटेशन रूम है वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन में 36 to 39 डिग्री सेल्सियस, 32 to 34 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का वो कितना होता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन्स। तो जिस बच्चे में कन्वल्जन हिस्ट्री है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेट करती हुई समस्याएं हैं, तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? डीपीटी, बीसीजी, मीजल्स या फिर टाइफॉइड। यदि कन्वल्जन्स फिट्स आते हैं, एपिलेप्सी आती है बच्चे को, तो हम डीपीटी वैक्सीन नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है बहुत ज़्यादा कन्वल्जन्स फिट्स है जो ला सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यदि पर्ट्यूसिस सेपरेट कहते तो उसको भी मार्क कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है, तो डीपीटी वैक्सीन हम कन्वल्जन्स वाले बच्चों को नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इन अ न्यूबॉर्न। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो इसमें इसको क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए जो मेडिकल मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा? कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी? पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफिन, मेफनेमिक एसिड या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है पीडीए के लिए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए, वो क्या है यहाँ पर? आइब्यूप्रोफिन। नेक्स्ट वन इज कॉमनली यूज्ड स्टंट इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है कोरोइड प्लेक्सस से क्या होगा? बनेगा, तो वहीं पर पूरे जो एरिया है वहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट कॉमनली यूज़ किया जाता है? वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, वेंट्रिकुलो कार्डियल या फिर वेंट्रिकुलो प्लूरल। तो यहाँ पर पेरिटोनियम, पेरिटोनियम सभी को याद है, तो हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट में बीपी संटिंग या फिर हम कहें वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संटिंग है जो कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर अ चाइल्ड हु केम टू ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस। यदि कोई बच्चा नोज ब्लीडिंग का, एपिस्टेक्सिस का ओपीडी में आता है, तो क्या आप उसको पोजीशन देंगे? सुपाइन, प्रॉन, सिटिंग या फिर लेथोटॉमी। तो बच्चे को आप कौन सी पोजीशन में बिठाएंगे? तो आप बच्चे को सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे। तो यहाँ पर एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या है? नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रपोज्ड बाय। तो साइको सोशल डेवलपमेंट से एमपी में जो पेपर हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया था? एरिक्सन ने, फ्रूड ने, पियागेट या फिर कोलबर्ग ने। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी किसने? एरिक्सन ने। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होगी? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या फिर एससीजी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है जिस हार्मोन की, वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन। इनिशियल प्रेगनेंसी में ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरोन को कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट करता है, तो इनिशियल प्रेगनेंसी में तो ये करेगा, बट आफ्टर दैट ही हार्मोन कौन रिलीज करने लगता है? प्लेसेंटा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो नॉर्मल कंटिन्यूएशन यदि प्रेगनेंसी का अच्छा चाहिए है तो कौन सा हार्मोन प्रॉपर रिलीज होना चाहिए? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज एन एक्सपेक्टेड रेंज इन द हेमेटोलॉजिकल सिस्टम दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर।
तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा चेंजेस देखने को मिलेगा, किसमें, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में, ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन हेमेटोक्रिट वैल्यू, डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, डिक्रीज इन WBC या फिर इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। तो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही एनीमिया डायग्नोस होता है और वो ब्लड वॉल्यूम भी यहीं पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही बढ़ेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में मेन चेंज देखने को मिलता है वो क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन चाइल्ड इज। तो बच्चों में जो फर्स्ट टीथ होते हैं जिसको हम दूध के दांत कहें, तो जनरली 6 to 8 मंथ की एज से आना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरे कंप्लीट इरप्शन ऑफ टीथ जो इनिशियल टीथ है वो कब तक आ जाते हैं, 2 साल की एज तक। बट हर एक बच्चों में डेवलपमेंटल माइलस्टोन अलग अलग होता है और 5 साल की एज कंप्लीट होने के बाद किसी बच्चों में 5, किसी में 6 साल से क्या हो जाते हैं, टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जो प्राइमरी टीथ होते हैं। फिर आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ है जो 6 साल से आना स्टार्ट होते हैं, जब प्राइमरी धीरे धीरे के गिरते जाएंगे नए आते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट अपीयरिंग टीथ है जो बच्चों के क्या होते हैं, होते हैं इंसीजर। फ्रंट के जो दांत होंगे क्या होते हैं, इंसीजर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फाइंडिंग इज सीता's हिस्ट्री वुड आइडेंटिफाई नीड फॉर हर टू रिसीव RHOD इम्यूनोग्लोबुलिन। तो RHD इम्यूनोग्लोबुलिन रिसीव करने की जरूरत कब पड़ेगी, RH नेगेटिव कॉम टेस्ट नेगेटिव, RH पॉजिटिव कॉम पॉजिटिव, RH नेगेटिव कॉम पॉजिटिव या फिर RH पॉजिटिव और कॉम नेगेटिव। तो यहाँ पर RH एंटीबॉडीज़ को डायग्नोस करने के लिए कॉम टेस्ट किया जाता है, इसका हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ है। तो कब हमें RHOD इम्यूनोग्लोबुलिन देना होगा, यदि हिस्ट्री क्या कहेगी कि RH नेगेटिव भी है और कॉम्स क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड बाय मीन्स ऑफ पोरस मटेरियल। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि माइक्रोब को हमें रिमूव करना है लिक्विड मटेरियल से, लेकिन क्या करना है, पोरस मटेरियल है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस से करेंगे, फिल्ट्रेशन, डेसिकेशन, पास्चराइजेशन या फिर बॉइलिंग से। तो पोरस मटेरियल है यहाँ पर, लिक्विड फॉर्म में है तो हमें माइक्रोब रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन से, छान कर है जो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन। तो यदि कोई एंडेमिक अफेक्ट करेगा तो एपिडेमिक होगा, और जब एपिडेमिक ही अफेक्ट करेगा लार्ज पॉपुलेशन को तब क्या फैलेगी, महामारी, पेंडेमिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेंडेमिक। नेक्स्ट यहाँ पर सनसेटिंग आइज आर द फाउंड ऑफ फीचर। तो सनसेट आइज किस में देखने को मिलेंगी, डाउन सिंड्रोम में, हाइड्रोसेफेलस में, मेनिंजाइटिस में या फिर सेरिब्रल पाल्सी में। जो सनसेट आइज, झुकी झुकी सी आइज जो देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलती है हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में। सनकेन आई पूछें जनरली जो डिहाइड्रेटेड बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेंगी, बट सनसेट आइज पूछते हैं तो हाइड्रोसेफेलस में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज एंटी पेलाग्रा विटामिनिज। तो एंटी पेलाग्रा विटामिन कौन सा है, नियासिन, थियामिन, पायरिडॉक्सिन या फिर साइनोकोबालमिन। तो एंटी पेलाग्रा, पेलाग्रा होता किसकी कमी से है, किसकी डेफिशिएंसी, नियासिन की कमी से। अब इसकी कमी पूरी करेगा तो वो कौन कहलाएगा, नियासिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, एंटी पेलाग्रा विटामिन कौन है, नियासिन। जनरली पेलाग्रा के 3D सिम्टम्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। तो कौन सा मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है कम्युनिटी की हेल्थ को फाइंड आउट करने में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और क्रूड बर्थ रेट। तो अब मैं आपको बता दूं MP CHO का जो पेपर हुआ है उसमें IMR की डेफिनेशन दे के पूछा गया है कि ये है क्या, MMR की डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में और पूछा गया कि MMR है, IMR है कि ये है क्या। तो यहाँ पर आपको इनकी डेफिनेशन याद करके जाना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर कम्युनिटी का प्रॉपर हेल्थ इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, हेल्थ कंडीशन पता करने के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है वो कौन सा है, तो वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो एक ह्यूमन बीइंग, कोई सा भी ह्यूमन बीइंग है जो कितने हद तक साउंड है जो झेल सकता है, सुन पाएगा। ऑप्शन में 50 डेसीबल, 110 डेसीबल, 85 डेसीबल या फिर 160 डेसीबल। तो जो यहाँ पर नॉइज लेवल है ह्यूमन बीइंग कितना है जो अफोर्ड कर पाएंगे अपने कानों में, 85 डेसीबल। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे।
तो वर्ल्ड नो टोबैको डे MP CHO में भी आया, आई थिंक पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 5 जून, 7 अप्रैल, 10 अगस्त, 31 मई। अब जीके की क्वेश्चन की बात करें हम तो अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, इंडिया की तरफ से कौन से एक्टर हैं जो रिसेंट में जो टोबैको का प्रचार करने लगे। हालांकि उन्होंने अपना नाम है जो बैकआउट कर लिया है, लेकिन जो लीगल टर्म्स कंडीशन उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि वर्ड चलेगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब मनाते? 31 मई को। लेकिन यदि आपको आता है कि रिसेंट में किस एक्टर ने रिसेंट में ही अभी हाल ही में हुआ है तो किन्होंने ज्वाइन किया है पान मसाला का ऐड करना, तो वो किया है अक्षय कुमार ने। उन्होंने बैकआउट किया है लेकिन वो ऐड अभी चलेगी, तो आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज्ड बाय कोल्ड डस्टेज। तो जो ऑक्यूपेशनल डिसीज है कोल्ड डस्ट के कारण होगी वो क्या है? एंथ्रेक्नोसिस, सिलिकोसिस, एब्स्टोसिस या फिर वैगोसिस। तो सभी आ सकती हैं इनमें, जरूरी नहीं कि यही ऑक्यूपेशनल डिसीज में कोल्ड डस्ट वाला पूछें। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एंथ्रेकोसिस। नेक्स्ट वन इज ससेप्टिबिलिटी टू बिलिरुबिन टॉक्सिटी इज इंक्रीज्ड इन। तो यदि बिलिरुबिन टॉक्सिटी होती है तो क्या होने के चांसेस होंगे? कोल्ड स्ट्रेस, स्टारवेशन, एसिडोसिस या फिर हीमोलाइसिस। तो ससेप्टिबिलिटी टू बिलिरुबिन टॉक्सिटी के कारण क्या बढ़ेगा? एसिडोसिस। नेक्स्ट इज बर्थ इंजरी ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस। कंधे के यहाँ पर जनरली नेक के यहाँ पर जो ब्रैकियल प्लेक्सिस यदि डैमेज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ डिलीवरी के कारण, यदि पेल्विक प्रेशर है तो वहाँ पर जो इंजरी होगी ब्रैकियल प्लेक्सिस में, तो फ्यूचर में बच्चे को क्या होने के चांस रहेंगे? एट द टाइम ऑफ बर्थ ही रहेंगे चांसेस। क्या होंगे? फेसियल पाल्सी, अर्ब पाल्सी, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सबड्यूरल हेमेटोमा। तो यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजर्ड होता है तो बच्चे को क्या होने के चांसेस रहेंगे? अर्ब पाल्सी। क्या होने के चांसेस रहेंगे? अर्ब पाल्सी, जो कि ब्रैकियल प्लेक्सिस नर्व के यहाँ पर इंजरी के कारण होने के चांसेस रहते हैं। एडल्ट्स में भी होता है बट जनरली ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज यूरेथ्रल मीटस इज ऑन द पेनाइल डॉर्सल सरफेस इन। यूरेथ्रस जो मीटस है कहाँ पर होगा? डॉर्सल सरफेस पर। तो क्या टर्म यूज़ करेंगे हम? पैराफिमोसिस, एपिस्पेडियासिस, फिमोसिस या फिर हाइपोस्पेडियासिस। जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होगी पेनाइल डॉर्सल सरफेस के लिए तो वो होगी यहाँ पर एपिस्पेडियासिस। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउन स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर। तो ब्राउन स्प्लिंट किसके लिए यूज होगा? फ्रैक्चर ऑफ द आर्म, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम या फिर फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन। तो ब्राउन स्प्लिंट यूज किए जाते हैं फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब के लिए। किसके लिए? लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर होने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन अकर्स इन। तो जो बच्चों का दिमाग है उसका विकास डेवलपमेंट है जो किस एज तक सबसे ज़्यादा हो जाता है? इन्फेंसी में, एडोलेसेंस में, स्कूल गोइंग एज में या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो बच्चों के यदि ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी पीरियड में। जब बच्चे की 0 to 1 ईयर तक रहे तब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। और आफ्टर दैट इन्फेंसी के बाद बात करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है? ऑप्शन में एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल या फिर पैसिव आर्टिफिशियल। तो ब्रेस्ट मिल्क में तो क्या इस टाइप की इम्यूनिटी हो जाएगी नेचुरल। लेकिन वो बेबी ने अपनी खुद की इम्यूनिटी नहीं बनाई, वो मदर से ले रहा है तो किस में आ जाएगा? पैसिव में। ब्रेस्ट मिल्क से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी बच्चे को? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस साइकोसोशल डेवलपमेंट फोकस ऑन। तो हमने यहाँ पर स्टेज पढ़ी है इन्फेंसी में, टोडलर में, स्कूल एज ग्रुप में। अब यहाँ पर कहा है कि एडोलेसेंट एज में साइकोसोशल डेवलपमेंट होगा, किस पर फोकस करेगा? बिकमिंग इंडस्ट्रियस, डेवलपिंग इनिशिएटिव, अचीविंग इंटीमेसी, एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी। जो एडोलेसेंट एज ग्रुप रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा? तो एडोलेसेंट एज ग्रुप में किस चीज़ पर फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा? एस्टेब्लिशिंग एन आइडेंटिटी पर। किस पर? अपनी आइडेंटिटी को बनाने पर। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन अ चाइल्ड विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। यदि बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो सबसे ज़्यादा कौन से साइन देखने को मिलेंगे? कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी?
ऑप्शन में है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, प्रोफ्यूज डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, या फिर यहाँ पर जो आप लास्ट ऑप्शन इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प। तो यहाँ पर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसके लिए कौन सा साइन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वो होगा यहाँ पर प्रोफ्यूज डायरिया। क्या होगा? प्रोफ्यूज डायरिया। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है याद रखना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का यहाँ पर साइन है वो कौन सा है, जिसके लिए यूसी या फिर कोलाइटिस अल्सीरोसा भी कह सकते हैं, जो कि एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगी, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगी और रेक्टम को। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो क्या होगा? प्रोफ्यूज डायरिया। नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चन 69 से 90 तक बनेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 67 है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट किसने ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, या फिर नीति आयोग। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये किसने है जो सबमिट की है? तो रिपोर्ट सबमिट की है इस साल किसने? नीति आयोग ने, जिसमें इंडिया का जो सिक्योरली मैक्सिमम अमाउंट है वैल्यू है सोलर और वाइंड पावर को लेकर, उसके लिए दिया जाता है रिन्यूएबल इंटीग्रेशन। तो इंडिया का जो 2021 वाला ये है किसने दिया है? नीति आयोग ने। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 इज द लेटेस्ट रिजल्ट जो कि नीति आयोग ने दिया है कोलाब्रेशन के साथ में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नीति आयोग ने दिया है रिपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ द खेल रत्न अवार्ड फॉर। जो खेल रत्न अवार्ड है स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने क्या किया है? इस अवार्ड का नाम बदल दिया है। तो क्या नाम रख दिया है अभी? ऑप्शन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है जनरली। ये सभी अवार्ड स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने क्या किया है? अभी ये अवार्ड का नाम बदल दिया है। तो क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। रिसेंट में यदि इसके मिनिस्टर पूछते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, तो कौन है? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू हरियाणा स्टेट। 2022 में अभी जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, तो हरियाणा स्टेट के जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स से अवार्ड किसको मिला है? तो ये 2 लोगों को मिला है जनरली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसको मिला है। श्री सुमित अंतिल, विपिन रावत, स्वामी सच्चिदानंद, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हरियाणा स्टेट से 2 लोगों को मिला, एक तो नीरज चोपड़ा हैं और दूसरे हैं श्री सुमित अंतिल। सुमित अंतिल को पैरालंपिक में मिला है। तो पैरालंपिक में इनको भी जेवलिन थ्रो में मिला है, जिसमें नीरज चोपड़ा को मिला है जेवलिन थ्रो में, उसमें इनको भी मिला है, लेकिन इनको पैरालंपिक में मिला है। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में मिला था, इनको पैरालंपिक में मिला है जेवलिन थ्रो में। इंडिया की तरफ से श्री सुमित अंतिल को, और एक किस स्टेट से रिलेट करते हैं? हरियाणा स्टेट से। इनको भी इंडियन गवर्नमेंट ने, राष्ट्रपति जी ने क्या दिया है? पद्मश्री अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंट में और हमेशा से ही नीति आयोग के जो चेयरमैन रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो कौन रहेंगे? नीति आयोग के चेयरमैन रहेंगे। और आपको यदि एग्जाम में गवर्नर ऑफ RBI पूछ लेते हैं तो आपको बताना है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो रिसेंट में कौन है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो
1959 से यूनाइटेड नेशन हर एक साल को एक नाम के थ्रू क्या करेगा, डिक्लेयर करता है। तो 2023 में भी किया है। क्या नाम दिया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लास, पीस एंड ट्रस्ट, मिलेट या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द 2023 के लिए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है मिलेट। यहाँ पर ये देखिए 2024 तक का डेटा इन्होंने दे रखा है। 2024 का पूछें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स क्या है? 2024 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलेट्स। 2023 का पूछे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 2022 में था ग्लास। यहाँ पर 2022 में और 2 रखे गए थे, एक्वाकल्चर, फिशरीज एंड ग्लास। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे हम कब मनाते हैं? तो ये सबको पता है एज अ नर्स, तो इंटरनेशनल नर्सेज डे हम मनाते हैं हर साल 12 मई को। नेक्स्ट वन इज अर्थ आवर इज ऑब्जर्व्ड एज एन एनुअल इवेंट इन विच मंथ ऑफ द ईयर। तो हम अर्थ आवर है जो कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल महीने में, मार्च, अप्रैल, जून या फिर जुलाई में। तो अर्थ आवर हम सेलिब्रेट करते हैं मार्च में। एटलीस्ट 1 घंटा 1 आवर तक है जो इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए अर्थ आवर ऑब्जर्व करते हैं और मनाते हैं हम एनुअल इवेंट की तरह। कब? मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है। ऐसा नहीं कि पूरे मार्च भर मनाएंगे, मार्च का जो लास्ट सैटरडे होगा उसमें, फिर चाहे वो किसी भी तारीख को पड़े। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 सेकेंड रैंक ऑफ विच सिटी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट तो सबको पता है कि इंदौर है। स्वच्छ सर्वेक्षण के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत आपको बताना है सेकेंड रैंक किसकी है? इंदौर की, सूरत की, बनारस की कि गोवा की। तो जो सेकेंड रैंक लगी है वो लगी है किसकी? सूरत की। गुजरात का जो सिटी है सूरत, इसकी क्या लगी? सेकेंड रैंक। फर्स्ट पर क्या है? इंदौर। नेक्स्ट वन इज माई लाइफ इज फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज रिटन बाय। तो एक बुक का नाम है, किसने लिखी है? काजल ओझा ने, अरुंधति रॉय, इंदिरा नूई या फिर सुधा मूर्ति ने। तो यहाँ पर एक बुक लिखी है, ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है इंदिरा नूई ने। किन्होंने लिखी है ये बुक? इंदिरा नूई ने ये बुक है जो लिखी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंदिरा नूई, जो कि अभी रिसेंट में अमेजन की कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यहाँ पर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया था, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। तो ये कब लाया गया था इंडिया में? 1999 में, 2000 में, 2003 में या फिर 2005 में। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये लाया गया था 2005 में। नेक्स्ट वन इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इनाग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं है, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। तो हैदराबाद में इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। तो किसकी स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया है? तो सबसे बड़ा जो स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया था तो वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू था। बट यहाँ पर जो इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का, वो किसका किया गया है? भगवत श्री रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी वेयर द विंटर ओलंपिक्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड। तो विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे? टोक्यो में, बीजिंग में, लंदन में, फिर रियो दे जेनेरियो में। तो यहाँ पर जो विंटर ओलंपिक 2022 होने वाला है ये होगा कहाँ पर? बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड्स इन जेवलिन एंड वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक 2021। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है जेवलिन थ्रो में और गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक अलग था, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीता है इन्होंने। कौन है? नीरज चोपड़ा, सुदर्शन सिंह गुर्जर, सुमित अंतिल या फिर निषाद कुमार। तो नीरज चोपड़ा तो सबने याद कर लिया है, अब दूसरा नाम भी याद रखें तो वो कौन है? सुमित अंतिल। नेक्स्ट वन है जो सुमित अंतिल जब हरियाणा के हैं तो आपका हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट वन इज अमंग द 4 वेद विच वेद इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। तो कौन सा वेद है? जो 4 वेद होते हैं उनमें से म्यूजिक से कौन सा वेद रिलेट करता है? तो वो है सामवेद। नेक्स्ट इज द यंगेस्ट चेस प्रायोजी
हु बिकम द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली इज। तो यहाँ पर जो रिसेंट में भी चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? आर प्रज्ञानंदा, गुकेश डी, अभिमन्यु मिश्रा या फिर पी हरि कृष्णा। तो यहाँ पर अभी जो रिसेंट में कौन बने हैं इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? वो है यहाँ पर जिनका जो शॉर्ट नेम की बात करें तो प्राग नाम से इनको हम जानते हैं। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि 5th यंगेस्ट पर्सन हो गए हैं पूरे उसमें टाइटल अचीव करने में। पहले थे अभिमन्यु मिश्रा, सर्गेई करजाकिन, गुकेश डी एंड जावोकिर सिंधरो। इनकी एज अभी ओनली 16 ईयर है, 16 साल के हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं और ये अभी क्या बन गए हैं? नए चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल नर्स पेशेंट रेशियो इन द इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी मेंटेन्ड एट। तो आईसीयू में नर्स पेशेंट का रेशियो क्या होना चाहिए? 1/1। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जिसमें आपको ना कुछ बोलना है ना लिखना है, ओनली इशारों में सभी चीज़ें समझानी, अपनी आँखों के इशारों से, बॉडी की लैंग्वेज से, गेस्चर से, पोस्चर से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? गेस्चर्स। नेक्स्ट वन इज द फाइब्रोसेरस सैक दैट कवर्स द हार्ट इज कॉल्ड एन। तो फाइब्रोसेरस सैक जो कि हार्ट को कवर करके रखता है वो क्या है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। तो हार्ट को कवर करने वाला सैक है, फाइब्रोसेरस सैक है, वो क्या है? पेरिकार्डियम। नेक्स्ट वन इज हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के रिसेंट में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के हैं, हेमंत सोरेन कहाँ के मिनिस्टर हैं? झारखंड के। मनोहर लाल खट्टर कहाँ के हैं? हरियाणा के। तो रिसेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। जो हरियाणा के हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर एट प्रेजेंट हैं, जो कि दूसरी बार अभी बने हैं। गवर्नर कौन है हरियाणा के? भंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर झारखंड के कौन है? श्री रमेश बैस। इनके चारों के नाम याद रखने जब आप झारखंड और हरियाणा का पेपर दे रहे हो इस तब। नेक्स्ट वन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा के किस स्टेट की लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता है जो सबसे ज़्यादा रही है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहे हैं हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में? भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद। तो सबसे ज़्यादा बात की जाए तो गुरुग्राम में और सबसे कम बात की जाए तो फरीदाबाद में। नेक्स्ट वन इज हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा अपना कार्यकाल मतलब सबसे लंबे टाइम तक कौन है जो मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के? भजन लाल बिश्नोई, मनोहर लाल खट्टर, बंसी लाल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये सभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कुछ अभी रिसेंट में एक हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा के वो रहे भजन लाल बिश्नोई, जिन्होंने 11 साल 10 महीने तक 4317 दिनों तक अपना है जो कार्यकाल संभाला है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और जो बंसी लाल है यहाँ पर ये सेकंड रहे हैं, इन्होंने 9 साल के आसपास कुछ है जो कार्यकाल संभाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन विच ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लॉन्च किया था कहाँ? हरियाणा में। लेकिन ये हरियाणा में कब लॉन्च किया था? एग्जाम में आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ लॉन्च हुआ? हरियाणा में। लेकिन ये कब लॉन्च हुआ? तो ऑप्शन में 22 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014, 11 सितंबर 2014, 8 मार्च 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में। एट प्रेजेंट इसकी एम्बेसडर कौन है? तो वो है साक्षी मलिक। नेक्स्ट वन इज चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड एट। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? करनाल, रोहतक, अम्बाला की हिसार में। तो चौधरी चरण सिंह जितनी भी हरियाणा की फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम और जगह याद रखना है आपको। तो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट वन इज
विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फरीदाबाद, सिरसा, हिसार या फिर अम्बाला। तो हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपका जो सेंसस है, जैसा मैंने आपको कहा MP का भी पढ़ाया था आपके एग्ज़ाम के पहले, आपको त्रिपुरा और झारखंड का सेंसस भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ से आप पूरे पेपर्स हैं जो देख सकते हैं।